Hello everyone, welcome to the full series of uh, macroeconomics. So this will be the lecture on national income accounting. So firstly, in national income accounting, the first thing that we have to learn, that is personal income and national income. What is the difference between them? Personal income means earned by an individual, and national income of the entire country. डिमांड एंड सप्लाई, पर्सनल इनकम में देखो डिमांड एंड सप्लाई एग्रीगेट, इसमें तो डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। नेशनल इनकम में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात है। एग्रीगेट डिमांड मतलब ओवरऑल डिमांड इन द इकोनॉमी, एंड एग्रीगेट सप्लाई मतलब होलिस्टिक प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। सेक्टर्स कितने होते हैं ये तो हम सबको पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेते हैं। अगर जब भी इकॉनमी होती है या तो 2 सेक्टर इकॉनमी होगी, या 3 सेक्टर इकॉनमी होगी, या तो 4 सेक्टर इकोनॉमी होगी। तो इंडिया वो 4 सेक्टर इकॉनमी है। देखो अभी तो सारे ही कंट्री 4 सेक्टर इकॉनमी है लगभग। देखो जैसे हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म दो ही अगर सेक्टर्स हो तो इसमें 2 सेक्टर इकॉनमी, अगर 3 हो तो ये 3 सेक्टर इकॉनमी, और ये 3 हो ना तो ये इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकॉनमी। और जैसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया तो ये ओपन इकॉनमी का एग्जाम्पल हो गया। एक देखो इकॉनमी होता है ओपन और क्लोज्ड, 4 मैं तो ये बता चुकी हूँ। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ऑर्गेनाइजेशन उसी को बोलते हैं। लैंड, रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट एंड ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट देखता है अपना। दीज बिलोंग्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर। फर्म्स कन्वर्टेड फाइनल गुड्स एंड सर्विस। देखो जो हाउस होल्ड होता है ना वो कंजम्पशन के लिए होता है, फर्म प्रोडक्शन के लिए होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस को उसमें कन्वर्ट कर देता है। हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन के लिए है। फर्म इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। अगर एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो गया, इम्पोर्ट से मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया यानी कि हम अपनी कंट्री से ज़्यादा भेज रहे हैं बाहर सामान, तो क्या हो गया, हमारा ट्रेड सरप्लस है, हमारी कंट्री के लिए अच्छी कंडीशन है। वहीं अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब बाहर से दूसरे कंट्री से इंडिया में अपने कंट्री में सामान ला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रेड डेफिसिट। ये तो हमारी कंट्री के लिए नुकसान है ना। कोई इकॉनमी क्या चाहेगा, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज़ करना चाहेगा। वो मर्केंटलिज्म अलग होता था जहाँ पे हम इम्पोर्ट करते थे गोल्ड एंड सिल्वर को। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर के टर्म में हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करते थे हम, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम, ये क्योंकि मर्केंटलिज्म बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, 16-17 सेंचुरी का, तब तक बार्टर सिस्टम ही था। तो लगभग मनी का इंट्रोडक्शन हो गया था, लेकिन बार्टर सिस्टम तभी ये कहा जाता था, मर्केंटलिज्म का ये कॉन्सेप्ट था कि जो कंट्री जितनी ज़्यादा इंपोर्ट करती है या फिर एक्सपोर्ट कर, मान लो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बदले हम ना पैसे नहीं, हमें गोल्ड एंड सिल्वर चाहिए। जो कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर का एक्यूमुलेशन होगा वो कंट्री उतनी वेल्दीएस्ट मानी जाएगी। तो पहले ऐसा होता था। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ द डिमांड क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। ये तो पहले यहीं पे ये बता दिया गया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सम टोटल ऑफ द डिमांड क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। फिर देखो 1929 में देखो नो टॉपिक इन द नेम ऑफ, पहले ना तुमको पता है इकोनॉमिक्स एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया, मैक्रो इकोनॉमिक्स लेट आया। सो हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर अल्फ्रेड मार्शल, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कीन्स है। 1929 में मतलब तब तक देयर वॉज नो नेम ऑफ macroeconomics. We have only microeconomics, that is only we were individual centric, individual demand and individual supply were only there. इसी के बीच में बैलेंस करना था हमें। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम होता है। ग्रेट डिप्रेशन कब आया? 1929 में। अभी 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो अलग है। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, जहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमीज, यूरोप की जितनी भी इकोनॉमीज वो सब कोलैप्स कर गई थी। डिमांड सप्लाई क्रिएट, तो वही ना, मतलब डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़े लेवल पे होने लगा, इंडिविजुअल तभी नहीं, तभी पूरी कंट्री में, मतलब ग्रेट डिप्रेशन समझ रहे हो, डिप्रेशन आया किसी कंट्री में, यानी कि डिमांड सप्लाई सब इम्बैलेंस्ड हो चुका है, इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कभी कुछ रहा ही नहीं। और इक्विलिब्रियम तो बहुत एक अच्छी कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम तो हालांकि नहीं देखी जा रही है कंट्री में कि डिमांड सप्लाई इक्वल हो, ऐसा तो कुछ है, होता नहीं, रियल इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करता। पर उस समय 1929 में इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी थी, मतलब कुछ पता नहीं था डिमांड एंड सप्लाई का। तभी ना मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट आया। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जॉन मेनियार्ड कीन्स। सो जॉन मेनियार्ड कीन्स, some factors also that need to be considered in the economy. सो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता था 1929 तक कि हम इंडिविजुअल सेंट्रिक थे, लेकिन जब जॉन मेनियार्ड कीन्स आए तो वो बोले कि नहीं, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई कंज्यूमर बस सिर्फ इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होता, हमारे पास बैंकिंग कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम, मनी, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो ये कीन्स ने बताया था कि ये भी फैक्टर्स है इकॉनमी में। तो हमें एक वास्ट लेवल पे कोई सब्जेक्ट चाहिए जिसमें स्पेसिफिकली इन चीज़ों पे बात की जानी चाहिए। इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। अब देखो, अब हम देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए, क्योंकि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ने जॉन मेनियार्ड कीन्स। कंफ्यूज मत होना, माइक्रो इकोनॉमिक्स को किसी ने दिया अल्फ्रेड मार्शल और मैक्रो को जॉन मेनियार्ड कीन्स। जॉन मेनियार्ड कीन्स ने ही पहले बताया था कि सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई मैटर, सिर्फ वही इनफ नहीं है कंट्री में, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर जिस पे इकॉनमी हमारी डिपेंड करती है। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में देखो, द कीनेशियन थियोरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। कीनेशियन की थियोरी में देखो, द 2 सेक्टर मॉडल ऑफ द नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, 3 सेक्टर मॉडल, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, 4 सेक्टर मॉडल। तो पहले जो कीन साहब आए थे वो बोले कि 2 सेक्टर इकॉनमी में नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन, फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, फिर उन्होंने बताया कि ये क्या, फिर 3 सेक्टर इकॉनमी, फिर 4 सेक्टर इकॉनमी। देखो, फ्लोज इन द इकॉनमी। तुमने सुना होगा कि 2 कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे माना जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, मनी सप्लाई जो किसी कंट्री में होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं हम उसको। तो वो हो गया हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। और फ्लो कॉन्सेप्ट, और फ्लो मतलब एट अ पीरियड ऑफ टाइम पे हम उसको करते हैं, जैसे क्या जनगणना है ना, वो कि टाइम दिया जाता नहीं इतना से इतना। फ्लोज ऑफ इकॉनमी देखो, रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो। अभी रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो कहते हैं, नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो कहते हैं। तो फिजिकल फ्लो यानी कि फिजिकल डिलीवरी ऑफ थिंग्स, और नॉमिनल फ्लो मतलब फ्लो ऑफ मनी, ये नॉमिनल। रियल मतलब फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो ये मनी के टर्म में होता है। देखो, उसके बाद कौन सा 2 सेक्टर इकॉनमी में देखो ना, तो 2 सेक्टर इकॉनमी मैंने पहले ही बताया था कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन और फर्म्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो देखो ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले किधर गया, ये फाइनल गुड्स ये देगी फर्म को, ठीक है, फर्म इसको ये गुड्स बना के देगी, फैक्टर ऑफ पेमेंट इसको देगी, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ये इसको लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब दिया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चारों तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो हाउस होल्ड सेक्टर ये लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन देता है फर्म को, ठीक है, फर्म। और फिर फर्म उसके बदले इसको फैक्टर पेमेंट यानी कि जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड का क्या दिया, लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, और फिर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। तो ये तो हाउस होल्ड सेक्टर इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, और ये फैक्टर पेमेंट इसको रिटर्न करता है। इसके बदले में ये गुड्स एंड सर्विसेज देता है, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये ऐसे होना चाहिए 2 सेक्टर इकॉनमी का ये एग्जाम्पल। फिर देखो 3 सेक्टर मॉडल का देखो, हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट आगे बीच में। तो देखो हाउस होल्ड फर्म के बीच तो वैसे ही होगा जैसे यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। कैसे कि ये हाउस होल्ड इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा, और ये फैक्टर पेमेंट इसको देगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट आ चुकी है, तो क्या गवर्नमेंट जब आ चुकी है तो हमें हाउस होल्ड सेक्टर ये टैक्स लेगा, ठीक है, टैक्स लेगा ये, और टैक्स लेगा तो गवर्नमेंट इसके बदले हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। और क्या,
एग्रीगेट डिमांड ये कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का हो गया। एग्रीगेट डिमांड क्या हो, 3 सेक्टर इकोनॉमी का, 4 सेक्टर इकोनॉमी का। ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब जितना हमारी इनकम है, इनकम माइनस टैक्स, जितना हमें टैक्स देने के बाद जितना इनकम बचा उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है कि ये वो कंजम्पशन होता है एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब हमारी इनकम जीरो होती है फिर भी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता ही है। और ये तब संभव है जब या तो पास्ट सेविंग हमने कर रखी हो या हम बोरोइंग करके, लेकिन कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। अभी देखो कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन 2 टाइप का होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो ये जो हमारा है यहाँ देखो, ये है C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, यहाँ पे A ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ, और B स्लोप हो गया, और ये मतलब B स्लोप है, इसके बीच का डिग्री बताता है, ठीक है। सो ऑटोनोमस कंजम्पशन तो बता दिया मैंने। अब देखो कंजम्पशन, सो कंजम्पशन होता है 2 टाइप का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी देखो इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस सेविंग, ये तो सबको पता है कि इनकम कैसे होगी, जितना मैंने कंज्यूम किया प्लस जितना सेव किया सबको मिला दो तो इनकम हो जाएगी हमारी। और ये देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा 1 के बराबर होगा, ये दोनों मिला के हमेशा 1 के बराबर होगा, ये सब थियोरेटिकल है, समझ लो। अभी देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो सेविंग्स बाई इनकम इट इज रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल मतलब ऑप्शन, मतलब मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा यूनिट्स हमें मिला, मतलब चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन, सो ड्यू टू देखो चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। वही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है यहाँ देखो, यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव था तो सेविंग बाय इन्वेस्टमेंट, सेविंग बाय इनकम कर दिए। वहीं अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना तो कंजम्पशन बाय इनकम कर देंगे। वहीं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा, मार्जिनल यूटिलिटी समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वैसे यहाँ पे मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, तो चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये समझ रहे हो। ये हो गया हमारा एवरेज मतलब टाइप्स ऑफ कंजम्पशन होता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सॉल्यूशन मतलब का ये एक्सप्लेनेशन। द कंजम्पशन फंक्शन, अभी देखो कंजम्पशन फंक्शन, द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड डिस्पोजेबल इनकम इज डिस्क्राइब्ड बाय कंजम्पशन फंक्शन, समझ रहे हो। द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड डिस्पोजेबल इनकम is described by consumption function। ये consumption function express the functional relationship between aggregate consumption expenditure and aggregate disposable income expressed at C। so consumption is the function of income, consumption is the function of income, ठीक है। ये इनकम कंजम्पशन पर डिपेंड करता है, कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इनकम नहीं, कंजम्पशन फंक्शन इनकम पे डिपेंड करता है हमारे, ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। सो C इक्वल्स टू A प्लस बी वाई है, यहाँ पे C तो हो गया हमारा एग्रीगेट कंजम्पशन, A ऑटोनोमस कंजम्पशन, B स्लोप एंड ये Y डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, आफ्टर टैक्स इनकम, याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट में अगर देखें तो मल्टीप्लायर क्या होता है, 1 बाय MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, या फिर हम वो कर सकते हैं मल्टीप्लायर 1 बाय 1 माइनस MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और बैंकिंग में ना वही मल्टीप्लायर अलग होता है, अगर हम मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लायर का अलग हो जाता है, 1/CRR या 1/LRR, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मनी बैंकिंग का, और मनी इसमें ये हो जाता है। और वहीं पे मान लो अगर यहाँ पे टैक्स दिया होता तो क्या करते, टैक्स भी दिया होता तो 1/1 माइनस MPC इंटू 1 माइनस टैक्स, ये भी मैं लिख देती हूँ, इफ टैक्स इज गिवन देन K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC इंटू 1 माइनस टैक्स, रेट ऑफ टैक्स जो भी है ऐसे, ठीक है। और सेविंग बराबर तो बताइए, सेविंग बराबर देखो Y इज इक्वल्स टू C प्लस S, याद रख लो। अब इसी को सेविंग बोल दे तो कंजम्पशन को उधर भेज दो, ऐसा तुम तो निकाल ही लोगे, इतना तो आता ही होगा। अभी देखो इनकम, हाँ ये अभी जैसे कि वही वाला बताया वो लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर MPS बता ही दिया, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू 1 माइनस B, ए कंजम्पशन B सेविंग।
MPS के marginal propensity to save क्या था? The slope of saving function is the marginal propensity to save if the 1 unit increase in disposable income leads to increase in B unit in consumption. The remaining 1 minus B is the increase in saving 1 minus B. अभी तो पढ़ा ही नहीं हमने, हम आगे देखते हैं 1 minus B ये वाला. The increment to saving per unit increase in disposable income 1 minus B is called marginal propensity to save. In other words, the marginal propensity to save is the increase in saving per unit increase in disposable income. Marginal propensity to save is the increase in saving due to increase in per unit of disposable income after tax income 1 minus B. If the marginal rate of tax is given, if the marginal rate of tax is given, then K is equals to 1 by, मैंने अभी वहाँ पे लिखा था ना, वही वाला है 1 by 1 minus MPC into 1 minus tax rate. C is equals to A plus BY होता है ना. A यहाँ पे कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड, B स्लोप है हमारा, और ये Y है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन. अदर लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितना होगा? वाई, अगर हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है. एग्रीगेट सप्लाई इनकम इंक्रीज, सेविंग ऑल्सो इंक्रीज, बट कंजम्पशन नॉट इंक्रीज इन द proportion as income increase. APC, average propensity to consume. It is calculated at various income levels. It is obvious that the proportion of income spent on consumption decreases as income decreases. Saving function हमारा है depend on इनकम. तो कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स है: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड. डोमेस्टिक इनकम DI GDP मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं. GNP मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं. जब ये GDP डोमेस्टिक इनकम तो GDP, नेशनल इनकम तो GNP. डोमेस्टिक इनकम देखो, अभी देखो डोमेस्टिक इनकम ये पढ़ा के फिर रखते हैं. Domestic income, if it is the income earned by the normal resident. Domestic income मतलब उस given territory के अंदर, ये एक specific concept GDP एक boundary concept है, मतलब एक specific boundary के अंदर कुछ स्पेसिफिक लोगों के द्वारा, मतलब उसी कंट्री के रेसिडेंट्स के द्वारा जो इनकम कमाई जाती है ना, उसके टोटल मार्केट प्राइस को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं. So it is the income earned by the normal resident of the country in an according year. नॉर्मल रेसिडेंट, यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलते हैं हम? जो हमारे कंट्री में कंजम्पशन करता हो, इन्वेस्टमेंट करता हो और प्रोडक्शन करता हो, यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड रेसिडेंशियल में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन हमारी कंट्री में करता हो, उसको बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट. डोमेस्टिक एंड नेशनल में सिर्फ NFIA का डिफरेंस होता है. हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, समझ रहे हो? नेट फैक्टर इनकम मतलब हमारे देश के जो लोग हैं वो अब्रॉड में रहते हैं, और लेकिन डोमेस्टिक में क्या होता है, जो हमारे कंट्री में ही रहते हैं. तो इसमें सिर्फ NFIA का ही डिफरेंस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. फ्रॉम और टू का कॉन्सेप्ट. फ्रॉम मतलब कि बाहर से कितना पैसा इंडिया में आया. नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब बाहर को कितना पैसा गया, हमारे कंट्री के लोग बाहर को कितने पैसे भेजे. डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, डोमेस्टिक इनकम और NFIA को ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी. क्योंकि हमारे कंट्री के लोग, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारे कंट्री के लोग जो अब्रॉड में जाके रहते हैं, उन्होंने अपनी इनकम जो भी पैसे भेजे इंडिया में, और इंडिया में जो कमाई हुई डोमेस्टिक इनकम, उस सबको ऐड करो तब नेशनल इनकम जाके निकलता है. तो GDP यानी कि डोमेस्टिक, मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी प्रोडक्शन हुई, ठीक है. प्लस अगर हम उसमें NFIA ऐड करें तो GNP निकलेगी, और वहीं इसको उल्टा कर दो, वाइस वर्सा, समझ रहे हो? रिलेटेड एग्रीगेट देखो, 8 इकोनॉमीज होता है: GDP, GNP, GDP एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट मार्केट प्राइस एंड NNP एट फैक्टर कॉस्ट. NDP एट मार्केट प्राइस करते 8 कॉन्सेप्ट मैं बताती, अगले लेक्चर में ये बताऊँगी सब. Conversation of the related aggregation. GDP at market price converted to NNP at factor cost. GDP at market price कन्वर्ट करते हैं NNP at factor cost. ग्रॉस को नेट में, डोमेस्टिक को नेशनल में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में. ये है. अगले लेक्चर में हम तुमको सब अच्छे वे में बताएंगे.